company final account. Are you ready? So we now working on 3 4 parts. One is what? Schedule 3 format. फिर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, डिविडेंड डिक्लेयर्ड और एडजस्टमेंट. मुझे जहां तक पता है कि शेड्यूल 3 का फॉर्मेट उस दिन हमारा डिस्कस करके हो गया था और फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप क्या करके आओगे, पोस्टिंग चेक करके आओगे. और जब मैं अंदर आया तो मैंने आपसे पूछा भी था कि पोस्टिंग चेक करके आए हो क्या. तो कुछ बच्चे करके आए और कुछ नालायक आ गए ऐसे बिना नहाए धोए. तो जो लोग करके आए मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको अभी पोस्टिंग पता है कि कहाँ पर कैसे पोस्टिंग होती है. जो स्पेशल पॉइंट्स है वो मैंने आपके साथ वर्कआउट किए, जैसे इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री के पॉइंट मैंने उस दिन आपको अच्छे से समझाए थे. याद है आपको ये सब चीज़ें, पी एंड एल अकाउंट वगैरह सारी चीज़ें. नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट. आर यू रेडी? यस. सो बॉयज एंड गर्ल्स, एक पहला लॉजिक जो हमको समझना है वो एक थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर आप लिख कर ले लीजिए 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये पढ़ना है पहले. Question number 3 and 4 are related to your format only. That is the reason we are doing 3 and 4 first. 3 और 4 ये क्वेश्चन आपके फॉर्मेट से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए 3 और 4 को हम पहले डील करेंगे. Is that okay? So please come along. Question number 3 and 4 के पास. ये रहा 3. Okay? Futura Limited had the following items under the head reserves and surplus in the balance sheet as on 31st March 2011. They have given you securities premium, they have given you capital reserve and they have given you general reserve. 3 टाइप के रिजर्व दिए. The company had an accumulated loss of 250 lakhs on the same date, which it has disclosed under the head statement of P&L account as asset in its balance sheet. Please underline the word as asset in its balance sheet. As per the revised schedule 3, अब accumulated loss cannot be shown on the balance sheet asset side. Accumulated loss cannot be shown on the balance sheet asset side. It has to be shown as negative item. Negative item under what? Reserves and surplus. ये बात इंपॉर्टेंट थी. तो आगे चलते हैं. Comment on accuracy of this treatment in line with schedule 3 to the Companies Act 2013. तो इसका आंसर एक बार हम लिख कर ले लेते हैं. आपको क्या पता चला, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आइटम पॉजिटिव दिखाना है कि नेगेटिव? नेगेटिव. सो लेट मी गिव यू द आंसर फॉर दिस. राइट डाउन, लिखिए. एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013, टू द कंपनीज एक्ट 2013. एक काम करता हूं, आंसर इधर ही दिखा देता हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना. ये आपकी मॉड्यूल है और इसके अंदर ये रहा एग्जाम्पल 3, है ना, ये सेम एग्जाम्पल. सो इसका आंसर एक बार पढ़ लेते हैं. पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट after all allocation and appropriation should be shown as a negative figure under the head surplus. Similarly, the balance of reserves and surplus after adjusting negative balance of surplus should be shown under the head reserves and surplus even if the resulting figure is negative. तो पहली बात क्या बोल रहे हो कि डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट कहां लिखेंगे? तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेगेटिव आइटम लिखेंगे डेबिट बैलेंस. फिर वो डेबिट बैलेंस एडजस्ट करने के बाद वो आंसर कैसा दिखेगा? नेगेटिव दिखेगा. अगर मान लो नेगेटिव दिख रहा है आउटर कॉलम में, स्टिल रिजर्व्स एंड सरप्लस शुड बी शोन एज व्हाट? नेगेटिव ओनली. और आगे क्या लिखा है? इन दिस केस द डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट 250 लाख. जरा एक बार चेक करो उनके रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या क्या. सिक्योरिटीज प्रीमियम 80 है, कैपिटल रिजर्व 60 है, जनरल रिजर्व कितना है? 90. से यस. सो बेटा 80, 60 और 90 कितना हो जाता है? 230 में से कितना एडजस्ट करोगे? 250. तो माइनस कितना दिखेगा? 20. मतलब बैलेंस शीट में भी रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव आइटम दिखेगा -20. तो क्या लिखा है? 250 lakh exceeds the total of all the reserves, that is rupees 230 lakhs. Therefore, balance of reserves and surplus after adjusting debit balance of P&L account is negative by 20 lakh, which should be disclosed on the face of the balance sheet. Thus, the treatment given by the company is incorrect. Highlight the word is incorrect. Have you all understood? So boys and girls, इस आंसर को भी हम डिक्टेट करने में समय नहीं डालेंगे. रिवीजन बैच में सभी को आंसर समझ में आ गया होगा. इसका आंसर लिख लीजिए.
refer page number 9 of module example 3. आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 9 एग्जाम्पल 3. इज दैट ओके? ऑलराइट, नाउ प्लीज कम डाउन टू दी क्वेश्चन नंबर. मैंने नेक्स्ट कौन सा बोला था? 4 बोला था क्या? हाँ, प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 4. Sumedha Limited took loan from bank for rupees 10 lakh to be settled within how many years? 5 years in 10 equal half yearly installment with interest. Please highlight the word 10 equal half yearly installment with interest. First installment is due on 30th September 2011. So बेटा 30 सितंबर 2011 मतलब अगली कौन सी होगी? 31st मार्च 2012, फिर 30th सितंबर 2012. ऐसे हम लिखते चले जाएंगे. ठीक है. Determine how the loan will be classified in preparation of financial statement of Sumedha Limited for the year ended 31st March 2011 according to schedule 3. अभी सुन लीजिए, उन्होंने क्वेश्चन कौन से ईयर का पूछा है? 30th सितंबर 2011 से पेमेंट होने वाला है. पहली किस्त 30 सितंबर 2011 से होगी. अगली किस्त होगी 31st मार्च 12, फिर 30th सितंबर 2012 और 31st मार्च 2013. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10 ऐसे होंगे. अब हमें पूछा जा रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2011. बेटा इस तारीख के बाद अगले 12 महीने में पेमेंट कौन सा होगा? ये वाला होगा क्या? ये वाला भी होगा क्या? कितने का पेमेंट होगा? इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं ना. 10 लाख को इक्वल में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000. हाँ नहीं? सो बेटा जी इधर 50,000 और ये 50,000, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 1 लाख. और बचा हुआ कितना रहेगा? 9 लाख. तो बेटा जी अगर आपकी बैलेंस शीट में 31 मार्च की बैलेंस शीट बनेगी तो बेटा जी आपका एनसीएल बनेगा 9 लाख, सीएल बनेगा 1 लाख. अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि करंट मैच्योरिटीज शुड बी शोन एज व्हाट? करंट लाइबिलिटीज. करंट मैच्योरिटीज विद इन हाउ मेनी ईयर्स? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट. क्या आप मेरी बात को स्वीकार कर रहे हो क्या? सो जरा एक बार चेक कर लेते इसका आंसर कैसा आता है. हम सही है क्या? ऐसा कैसे 2 लाख क्यों आया? 1 लाख कैसे? 50,000 आ रहा है ना पर. अरे नहीं रे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू ऑफ रुपीज 1 लाख. नहीं 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट है और 1 लाख है. अपन ने 50,000 माना, वो गलत है. 50,000 नहीं 1 लाख है इंस्टॉलमेंट. तो अपन ने जो किया वो सही है, बट अपनी इंस्टॉलमेंट अपन 50,000 मान रहे थे. इंस्टॉलमेंट 50,000 नहीं है, इसलिए बोलते ज़्यादा घाई नहीं करने की. बराबर पढ़ लेते तो क्लियर हो जाता. 1 लाख और ये 2 लाख 1 साल में हो रहा है. और ये कितना हो जाएगा फिर? 8 लाख, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए? 10 लाख. तो एनसीएल होएगा 8 लाख और सीएल होगा 2 लाख. ये समझ में आ रहा है? इट विल फेच यू मार्क्स. इट विल गिव यू मार्क्स. और अगर आपको ये पता नहीं है तो आप पेन भी नहीं उठा पाओगे. देयर इज अ प्रॉब्लम हियर. सो एक बार इसका आंसर चेक करेंगे. देखो आंसर कितना पेल पेल कर लिखा है. As per schedule 3, a liability should be classified as current when it satisfies any of the following criteria. First one is what? It is expected to be settled in the normal operating cycle. You will understand what is operating cycle in FM. It is held primarily for the purpose of trading. And next, it is due to be settled within 12 months after the reporting date. Reporting date मतलब balance sheet date. The company does not have an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date. मतलब कंपनी को 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करना पड़ेगा. उनके पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि उसका रिपेमेंट नहीं करें 12 महीने के. 12 महीने के अंदर अंदर रिपेमेंट करना मैंडेटरी है. तो आप उसको क्या मानोगे? करंट. अब पिछले बैच में मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर मान लो कंपनी ने पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट करेगी या नहीं करेगी वो इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर ड्यू हो रहा है तो करंट है. सो वेदर यू आर मेकिंग द पेमेंट और नॉट इज नॉट इंपॉर्टेंट. इफ इट इज गेटिंग ड्यू you should classify it as what? Current. In the given case, installment due on 30th September and 31st March will be shown under the head current other current liability as per criteria C. And therefore, in the balance sheet of 31st March 2011,
8 lakh will be shown as non-current liability, that is long-term borrowing, and 2 lakh will be shown under the current liability under the heading other current liability. क्या मैं ये समझाने में भी कामयाब हुआ? तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 4 का लिख लीजिए आंसर. रेफर पेज नंबर 10. पेज नंबर 10. रेफर पेज नंबर 10. क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4. संतोष पेन नहीं रखा. All right, so if you are done with this, can we move to the next part of the story? All right. So अब हम next part देखेंगे कि what do you mean by divisible profit and capital profit, or what I mean to say free reserve and what are the capital reserve. ठीक है? All right. बेटा जी ये फ्री रिजर्व और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? ये मैंने आपको समझाया था प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में भी समझाया था. एक बार थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस, ब्रीफ रेफरेंस ले लेते हैं एंड विल गो अहेड. तो सुनो गुड़िया, तुम्हारी बैलेंस शीट में जो ओनर को बिलोंग करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिजर्व्स. जो ओनर को बिलोंग करता है उसको कहते हैं हम रिजर्व. रिजर्व मतलब डिपिक्ट सरप्लस, रिजर्व डिपिक्ट्स प्रॉफिट. ये प्रॉफिट दो प्रकार के होते हैं. एक होता है फ्री रिजर्व और एक होता है कैपिटल रिजर्व. एक होता है फ्री रिजर्व और एक होता है कैपिटल रिजर्व. डू यू ऑल अप्रिशिएट? अच्छा, जो फ्री रिजर्व होता है उसके एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं पी एंड एल अकाउंट और जीआर. दीज आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द ओनर. ये ओनर को बांट सकते हो आप, ओनर को आप बांट सकते हो. तो इसकी एंट्री कैसे होगी? रिजर्व टू पेएबल एंड पेएबल टू कैश. तो डिविडेंड की एंट्री यहां से होती है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल. और फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? डिविडेंड पेएबल टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. Agreed? Now what is capital reserve? Capital reserve are those reserves which are either created by law or which are either created suo motu by the organization. So capital reserve owner के लिए अवेलेबल नहीं होता है डायरेक्टली, मतलब उससे पेमेंट नहीं कर सकता, कैश आउटफ्लो नहीं हो सकता. उदाहरण के तौर पर एक किसान है, किसान की जमीन है, उसने जमीन बेची, उसको प्रॉफिट हुआ. अगर वो उस प्रॉफिट को कंज्यूम कर लेगा तो किसान वापस काम नहीं कर पाएगा बेटा. क्यों? क्योंकि उसको अलग जमीन खरीदनी पड़ेगी ना. मान लो कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, उसकी जमीन चली गई, तो जमीन लेकर चला गया वो, मतलब जमीन बिक गई, उसको पैसे ले लिए उसने और पैसे पूरे एब्जॉर्ब कर लिए, खा लिया पी लिया. ऐसे कोई रोक नहीं सकता लॉ में. उसने पैसे पूरे यूज कर लिए, उड़ा दिए. अब तुम मुझे बताओ क्या वो व्यक्ति रास्ते पर आएगा कि नहीं आएगा? यस, बिकॉज उस व्यक्ति ने जो कैपिटल रिसीट थी, जो कैपिटल असेट को बेचकर प्रॉफिट कमाया था, उसको कंज्यूम कर लिया. कैपिटल असेट को बेचने के बाद का प्रॉफिट उसने बिजनेस में ही लगाना चाहिए था और उस प्रॉफिट को नाम देना चाहिए था कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व से यह हो जाता कि वो उस प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं कर सकता, और अगर वो विड्रॉ नहीं करेगा तो धंधे में रहेगा पैसा, और धंधे में रहेगा तो क्या करता उस कैश का? कोई ना कोई तो इन्वेस्टमेंट करता, और इन्वेस्टमेंट करता तो उसका धंधा तो चलते रहता. इसीलिए बीइंग अ प्रूडेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, समटाइम्स suo motu CR is created, sometimes law requires you to create CR. लॉ की तरफ से कई सारे टाइप के कैपिटल रिजर्व है, जैसे शेयर फॉरफीचर के वक्त, शेयर फॉरफीचर के वक्त, कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर के वक्त, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी सीआर है. इसको आप सिर्फ 5 पर्पज के लिए यूज कर सकते हो. सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कैपिटल रिजर्व है जो ओनर को डायरेक्टली नहीं बांट सकते, कुछ पर्पज डिफाइंड है लॉ में. CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज ऑल्सो व्हाट? कैपिटल रिजर्व. और मेरे रसगुल्ले बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं तो DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज ऑल्सो व्हाट? कैपिटल रिजर्व. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. अब इनका बाइफर्केशन आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि अब जब लॉ बात करेगा आपसे तो इन्हीं के बेसिस पर बात करेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ यू आर रेडी, सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी द एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड. ठीक है? ऑलराइट. मैंने कहा था कि जो जो मैं लिखूंगा लिखते जाना, तुम लिख नहीं रहे हो.
अब मैं रुकूंगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको, ठीक है। ये लिख लिया होगा, बाकी बच्चों ने लिख लिया होगा, ये दो नालायक लिख नहीं रहे, भाड़ में जाओ, खड्डा खोदो और उसमें कूद जाओ। चल राजे, अब पता चल गया है तो सुन, अभी मैं आपको बता रहा हूं डिविडेंड। डिविडेंड में, डिविडेंड जब हेडिंग लिखेंगे तो आपको 3 प्रकार के एडजस्टमेंट इसके बारे में पता होनी चाहिए, 3 प्रकार की। पहला एक है डिविडेंड पेएबल। Dividend payable will be divided into 2 parts. One is preference dividend और दूसरा है equity dividend। पहला है प्रेफरेंस डिविडेंड और दूसरा है इक्विटी डिविडेंड। दूसरा वाला है डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसमें लिख दीजिए अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट आया था पिछले 3 साल पहले, जो अभी तक उस पर क्वेश्चन हुआ नहीं है, राइट? तो 3 साल पहले अमेंडमेंट आया था, बट ऑलमोस्ट 1 साल बाद इंस्टीट्यूट ने इंप्लीमेंट किया, तो उसके बावजूद भी उस पर क्वेश्चन नहीं आया। और अभी आपके अटेम्प्ट के पहले भी इसमें अमेंडमेंट हुआ है, सेस बढ़ाकर 4% हो गया है। एजुकेशन सेस पहले 3% था, अभी बढ़ाकर 4% हो गया, तो उसके वजह से इसमें और एक छोटा सा चेंज आया, डीडीटी। मॉड्यूल में इसके आंसर गलत है, डीडीटी के आंसर मॉड्यूल में गलत है, तो जो मैं सिखा रहा हूं वही करके जाना। और नेक्स्ट है इनसफिशिएंट करंट ईयर प्रॉफिट। इनसफिशिएंट करंट ईयर प्रॉफिट, इनसफिशिएंट करंट ईयर प्रॉफिट को कैसे वर्कआउट करते? आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स गो ऑन। सुनते जाइए बेटा जी, एक बहुत अच्छी सी चीज आपको बताता हूं। ये 15-16 है, या थोड़ा पुराना हो लग रहा है तो 17-18 है, राइट? 17-18 का डिविडेंड 17-18 में ही दिया, in the anticipation of profit, that is called as interim dividend. So this is called as interim dividend if it is paid year only, interim dividend, ठीक है? interim dividend का रूल है it is adjusted in financial statement। adjusted का मतलब होता है, adjusted का मतलब होता है एंट्री करनी है, एंट्री इज टू बी डन, एग्रीड? ओके। और दूसरा होता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड की खास बात होती है, फाइनल डिविडेंड पहले प्रपोज होता है बाय बीओडी और फिर अप्रूव होता है या डिक्लेयर होता है एजीएम में। आपको याद होगा कंपनी फाइनल अकाउंट में या कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा कि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनल डिविडेंड को प्रपोज करते हैं और फिर ये प्रपोज डिविडेंड क्या हो जाता है? डिक्लेयर हो जाता है इन व्हाट? एजीएम। अब हम यहां पर एक दुख में पड़ गए, 17-18 का डिविडेंड, 17-18 का डिविडेंड ये डिक्लेयर होता है यहां पर, ये हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी पढ़ा था। मे बी लेट मी पुट अप द डेट ऑन 31 जुलाई 18। इधर फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है। बेटा प्लीज अभी ध्यान इधर, कोई लिखेगा नहीं। इंटरिम डिविडेंड की तो मैंने बोला एंट्री होगी, ठीक है? अब मैं क्या लिख रहा हूं इस साल में 17-18 में, 17-18 की बात चल रही है। 17-18 में फाइनल डिविडेंड इफ प्रपोज्ड बाय बीओडी will be shown under notes to accounts. Will be shown under what? Notes to account. No entry is made. मतलब बेटा जी ये बात सच है, फाइनल डिविडेंड की एंट्री नहीं होगी 17-18 की 17-18 में। 17-18 में तो प्रपोज हो रहा है and it does not satisfy the definition of a liability. पुराना AS4, पुराना, उसमें क्लियरली लिखा था कि प्रपोज डिविडेंड को लाइबिलिटी दिखाओ, पुराना AS।
एग्रीड, बट वो अमेंड हो गया, तो अमेंड होने के बाद में अब प्रपोज डिविडेंड लाइबिलिटी नहीं दिखाया जा सकता, इट इज शोन इन व्हाट, नोट्स टू अकाउंट्स। हैप्पी? बट जब फाइनल डिविडेंड इधर डिक्लेयर होगा, तो फाइनल डिविडेंड की बात सुनो, व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड होगा, फाइनल डिविडेंड ऑफ 17-18 will be recorded in 18-19। ये बात सत्य है, will be recorded in what, 18-19, and what is the entry, free reserve to dividend payable, और इंटरिम डिविडेंड की भी एंट्री क्या, फ्री रिजर्व टू डिविडेंड पेएबल, और जब पे हो जाता है तब एंट्री क्या, दोनों ही केस में डिविडेंड पेएबल टू कैश ऑब्लिक बैंक। अब फ्री रिजर्व ये कहां जाएगा, नोट नंबर 2, और डिविडेंड पेएबल कहां जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी। से यस, आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट। मुझे नहीं समझा, बताओ जल्दी से, कितने टाइप के डिविडेंड, 2, इंटरिम और फाइनल। इंटरिम उसी साल का उसी साल में पे हो जाता है, तो क्या करोगे, इंटरिम डिविडेंड अगर दिखा रहे दिखा, मतलब डिविडेंड दिखा रहे दिखा, तो कहां डाल दोगे उसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कर दोगे। से यस। अच्छा, दूसरा वाला डिविडेंड कौन सा है, फाइनल डिविडेंड का क्या करोगे, प्रपोज करेंगे तो उसको कहां दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स, और अगर डिक्लेयर्ड वर्ड है, डिक्लेयर्ड एंड पेड, तब उसकी एंट्री करोगे, और वो एंट्री क्या, फ्री रिजर्व टू डिविडेंड पेएबल। दैट्स लवली। चलो, ये हुआ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बाद में हम जाएंगे विथ सम एडजस्टमेंट्स। दादा ठाकुर, सुनो क्या आगे, अब सुनो, ये आई तुम्हारे बच्चों के एंगल से मुद्दे की बात कि सर एग्जाम में क्या करना है वो थोड़ा बता दो। अब देखो, एग्जाम में दो ही चीज़ें हो सकती है, कंपनी फाइनल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो। अभी इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड जब मिलता है तो इनकम होती है, हम उसकी चर्चा नहीं, यहां पर तो हम डिविडेंड देने वाले हैं, तो या तो डिविडेंड ट्रायल बैलेंस में आएगा या एडजस्टमेंट में आएगा, हाँ या नहीं। तो सुनो, ट्रायल बैलेंस में आपको डिविडेंड कैसे कैसे दिखेगा वो बता रहा हूं। ट्रायल बैलेंस में एक दिखेगा डिविडेंड डेबिट क्रेडिट, ये ऑप्शन नंबर 1 डेबिट में लिखा हुआ है 30,000। फिर एक दिखेगा डिविडेंड क्रेडिट 18,000, और एक शब्द आएगा डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल 40,000, ठीक है। और एक नलायक लिखेगा अनक्लेम्ड डिविडेंड 13,000। एक और हो सकता है प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ये एकदम नलायक है, ये अब दिखाना नहीं चाहिए, बट क्या करूं, मजबूरी है। कुछ केसेस में प्रपोज डिविडेंड दिख जाएगा, प्रपोज डिविडेंड नहीं दिखना चाहिए, ये गलत है, गलत गलत रॉन्ग, बट दिख गया तो क्या करेंगे, तुम थोड़ी ना बोलेंगे कि सर उधर तो दिख रहा है, तुम बोले नहीं रहता है, दिख गया तो क्या करोगे, तो उसका मीनिंग भी बताऊंगा 4,000, एक एग्जाम्पल। अब चलो शुरू कर दे, ये केस नंबर 1 है। केस 1 है क्या, अगर डिविडेंड को डेबिट बैलेंस है तो समझ जाना कि डिविडेंड पे हो चुका है, या पे नहीं मानना चाहते हो तो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है। मतलब मान लो इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड की क्या एंट्री हुई होगी, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू डिविडेंड पेबल, एंड डिविडेंड पेबल टू व्हाट, कैश ऑब्लिक बैंक। लॉजिकली ये एंट्री ऐसे भी तो हो सकती है, डिविडेंड टू डिविडेंड पेबल,
एंड डिविडेंड पेएबल टू कैश। अब ये पूछ रहे कि वो डिविडेंड कहां जाएगा, तो डिविडेंड जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, नेगेटिव आइटम। व्हेन डिविडेंड इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, that means it is already declared and paid, or it is already declared. Dividend is having a debit balance, that means dividend is already declared and paid, or it is declared. अब ये डेबिट बैलेंस कहां पे एडजस्ट होगा? इट विल बी एडजस्टेड केस 1 रिजर्व्स एंड सरप्लस, कहां पे? नेगेटिव आइटम, नेगेटिव आइटम। डेबिट बैलेंस ऑफ डिविडेंड इन द ट्रायल बैलेंस इज अ नेगेटिव आइटम इन रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अभी डिविडेंड को क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब बेटा जी ये केस 2 हुआ, दिस इज इनकम, दिस इज व्हाट? इनकम, और ये जाएगा इनकम कौन से में? अदर इनकम, पी एंड एल अकाउंट। इट वुड बी अ पॉजिटिव आइटम, इट वुड बी व्हाट? पॉजिटिव आइटम, हैवी। फिर डिविडेंड पेएबल है तो ये लाइबिलिटी, केस 3, ये जाएगा करंट लाइबिलिटी, और किसके अंदर जाएगा? OCL, अदर करंट लाइबिलिटी, OCL, अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है। दूसरा अनक्लेम्ड डिविडेंड, केस 4, ये भी कहां जाएगा? CL, CL, और क्या लिखोगे? OCL, अदर करंट लाइबिलिटीज। प्रपोज्ड डिविडेंड अगर रहा तो पुराना ट्रीटमेंट है, करंट लाइबिलिटी में STP में जाता था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बट ये गलत है, चुकीचं है हे। पुराना ट्रीटमेंट मैंने आपको ओरली बताया, लिख कर नहीं दूंगा, ये जाता था करंट लाइबिलिटी में STP। STP इज व्हाट? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। हैप्पी? यस। चले भी आगे। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला बच्चों को कंफ्यूज करता है, डिविडेंड कहां जाएगा? डेबिट बैलेंस है तो पी एंड एल अकाउंट, सॉरी रिजर्व्स एंड सरप्लस, नेगेटिव आइटम, और क्रेडिट बैलेंस है तो अदर इनकम, पी एंड एल अकाउंट। डिविडेंड पेएबल विल गो इन OCL, अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे DDT कहां जाएगा? DDT पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी। DDT डेबिट बैलेंस will go in what? Reserves and surplus, negative item. चलो लिख देते ये भी। DDT, what is DDT? Dividend, distribution, tax, मान लेते 3,500, और DDT payable, ये ट्रायल बैलेंस में है, सो DDT will go केस 4, कहां जाएगा भाई? अच्छा 5, सॉरी, कहां जाएगा बेटा ये? लेस फ्रॉम R&S, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और अगर मान लो DDT पेएबल भी है, केस 6, ये जाएगा कहां पे? OCL, नलायक, पेएबल है, क्रेडिट बैलेंस है, पी एंड एल अकाउंट में कैसे जाएगा? माकड़, अदर करंट लाइबिलिटीज। उकसाने में मजा आती मेरे को, है ना? गांव वालों आगे बढ़े। ये रहा आपका अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में ये क्या घटना है सुन लीजिए। एडजस्टमेंट में आया तो क्या करें? एडजस्टमेंट में आया तो क्या करेंगे? अब देखो प्लीज, हाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, नहीं तो झोल हो जाएगा। तुम्हारी बैंड बज सकती है बैठे बैठे। अभी तक ये एडजस्टमेंट आई नहीं है, बट मैं इंस्टीट्यूट का स्वागत करूंगा अगर वो सही तरीके से बच्चों को तैयारी करे रियल लाइफ के एंगल से। अभी पुरानी चीज़ें चल रही है, एएस चेंज हो गया, कंपनीज एक्ट चेंज हो गई, इधर प्रॉब्लम चेंज नहीं होती है, क्योंकि प्रॉब्लम बनाने वाला कोई नहीं है ना। करते क्या है, इधर से प्रॉब्लम लो, इधर क्वेश्चन पूछो, इधर से प्रॉब्लम लो, इधर क्वेश्चन पूछो, जुगाड़ का काम चालू है। तो हम क्या करेंगे, अभी सही वाला ट्रीटमेंट सीखेंगे कि जो आया तो सबकी बैंड बजेगी। तो तुम ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। 17-18 ये वर्ष है, पहले इस पर फोकस करो। 17-18 ये फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो अब वो कैसे पूछेंगे? एक, डिविडेंड प्रपोज्ड
फॉर 17-18, इसका जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स में। ये क्लियर होता है क्या? नोट्स टू अकाउंट्स, डोंट डू एनी एंट्री। फिर नेक्स्ट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड फॉर 16-17, क्योंकि होता है ऐसे ही है ना, 16-17 का डिविडेंड 17-18 में, 18 में ही डिक्लेयर होता है और तभी एंट्री होती है। अब वो बोलेंगे आपको इट इज नॉट रिकॉर्डेड, तो अगर आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी डिविडेंड इन द ब्रैकेट में रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख दूं क्या? मतलब ये कहां हिट मारेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस टू कैश ऑब्लिक बैंक और डिविडेंड पेएबल। जनरली होगा कैश ऑब्लिक बैंक। व्हाई कैश ऑब्लिक बैंक, व्हाई नॉट डिविडेंड पेएबल? क्योंकि 30 डेज में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एज पर कंपनीज एक्ट यू हैव टू मेक द पेमेंट इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। सो बेटा एंट्री होगी डिविडेंड रिजर्व्स एंड सरप्लस टू व्हाट? कैश ऑब्लिक बैंक। या अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना है तो वो बोलेगा OCL, अदर करंट लाइबिलिटी, दैट इज टू से डिविडेंड पेएबल। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। हाँ नहीं? तो बेटा जी 17-18 का डिविडेंड अगर प्रपोज किया गया तो नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा और क्या लिखोगे? डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर करंट ईयर इज सो एंड सो मच। बट ऐसा हो सकता है कि 17-18 में 16-17 का डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है, हुआ तो एंट्री 17-18 में होगी 16-17 की। ये क्रक्स क्या है पता है क्या? मेरा बच्चा क्या करेगा, 16-17 है और इधर साल 17-18 है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ओ शिट, 16-17 का पूछ रहे डिविडेंड, कहां पे एडजस्ट होगा? 17-18 में ही होगा। एंट्री भी नॉर्मल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या करेंगे? फ्री रिजर्व टू व्हाट? कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक डिविडेंड पेएबल। समझ आ रही क्या बात ध्यान में है? ये वाली एंट्री आपने नहीं की होगी कहीं पर, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट होने के बाद में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन चेंज किए ही नहीं, बट पूछा जा सकता है। तो पहले क्या होता था कि पहले ही प्रपोज हो जाता था, उसी साल में एंट्री हो जाती थी AS4 के हिसाब से। अब जब प्रपोज होता है तब एंट्री नहीं होती है, तब तो नोट्स टू अकाउंट्स में होता है। तो जाहिर सी बात है जब डिक्लेयर होगा तब पे करना है, तो उस समय एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। तो ऐसा होगा 17-18 में कौन से ईयर का डिविडेंड का एंट्री होगा? 16-17 का। 17-18 की एंट्री 18-19 में होगी, 18-19 की एंट्री 19-20 में होगी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस, एंट्री वही है बट सिर्फ ध्यान रखना ईयर का, और टेंशन ना को लेना। किसी भी साल का डिविडेंड हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में से माइनस, कैश में से लेस, या मैक्सिमम अदर करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। से यस। कैन वी नाउ टेक इट द नेक्स्ट स्टेप? ये हुआ डिविडेंड के बारे में चर्चा विषय। If you are done, can I take it to the next step? All right, so here are we. After this adjustment, कुछ चीज़ें और सीख लेते हैं अभी। श्योरप? यस, ये देखो, गुंडपासून गुंडी सुन। डिविडेंड अगर बांटा गया तो उस पर दिया जाता है DDT। डिविडेंड अगर बांटा गया तो उस पर क्या दिया जाता है? DDT। तो पहले मैं लिखता हूं पुरानी बातें और नई बातें, ओल्ड एंड न्यू। ये फॉलो नहीं करना है, ये फॉलो करना है। हैप्पी? तो सुन लेते बेटा जी। पहले अगर मान लो आपका शेयर कैपिटल था 10 लाख। अरे झंडू बाम, शेयर कैपिटल मतलब मैं मान के चल रहा हूं पेड अप कैपिटल, और आपको इतना पता होगा कि डिविडेंड इज गिवन ऑन पेड अप कैपिटल। तो अभी शेयर कैपिटल था 10 लाख, मतलब पेड अप कैपिटल। डिविडेंड था एट द रेट ऑफ 15%, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है। सो अब मैं आपको बता रहा हूं डिविडेंड पेएबल कितना हुआ। डिविडेंड पेएबल मेरा हर एक बच्चा ऐसे ही निकालता है ना, 10 लाख इंटू 10% कितना आएगा? 1 लाख। अब इस पर निकालना है DDT। अब ये DDT निकलना चालू है।
इसका पहला बेस रेट है 15% ऑफ 1 लाख, यह आएगा 15,000। फिर इसके ऊपर ऐड करना है सरचार्ज, कितना सरचार्ज, कितना बोला, जितना मेरे को पता है सरचार्ज इज 12%। होपलेस, सेस नहीं पूछ रहा हूं मैं भाई साहब। सो 15,000 पर सरचार्ज 12%, 1800 ऐड हुआ। फिर ये हुआ 15,000 प्लस 1800, कितना हो गया 16,800। फिर इसके ऊपर ऐड होगा ऐड सेस 4%, 672, और बेटा कितना आएगा 16,800 प्लस 672, 17। हैप्पी, ये पुराने जमाने की बात है, ठीक है। ये हुआ। फिर हमारे जेटली जी आए, जेटली जी मालूम है ना तुमको, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने बस एक जादू किया, एक लाइन को चेंज किया, और जो बेचारे व्यक्ति 17,472 पे करने वाले थे, उन गरीब लोगों के साथ क्या हुआ देखिए। ये ओल्ड था, फॉलो नहीं करना। अब न्यू क्या है, न्यू में भी मान लेते हैं शेयर कैपिटल कितना है 10 लाख, डिविडेंड अभी भी कितना है एट द रेट ऑफ 10%। तो लोगों को डिविडेंड पेएबल कितना मिलेगा, बिल्कुल सही 1 लाख। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट, 1 लाख रुपए मिलेंगे। बट तुम्हें पता है गवर्नमेंट को पहले 17,472 मिलते थे, अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने तांडव किया और उन्होंने बोला कि डीडीटी निकालना है, सो 1 लाख को डिवाइड बाय करो 85%। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे 1 लाख जो आपने दिया है ना, वो डीडीटी काट कर दिया है, मतलब टोटल डिविडेंड जो दिया आपने वो 1 लाख नहीं दिया, 1 लाख डिवाइड बाय 85% दिया। ग्रॉस इट अप, नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? आप ग्रॉस इट अप करो 85% इंटू 15%, मतलब 1 लाख डिवाइड बाय 85% इंटू 15%। ओहो, ये तो पहले लेवल पर ही आ गया 17,647, हाँ है ना? अब इसके ऊपर आप क्या करोगे, ये तो आया डीडीटी एट द रेट ऑफ 15%, 15% निकला, एड सरचार्ज 12%, कितना आएगा इंटू 12%, 2117, 8 लिखूं, ले तू खुश रहे 8। अब इसके बाद में इसकी टोटल हो जाएगी, ये तुम बराबर बोले 919765, और फिर इस पर ऐड कर देंगे ऐड दर्द के साथ सेस एट द रेट ऑफ 4%, कितना है 791 ले लूं या 790, 790 ले लिया, सो 19765 प्लस 20,355, मतलब एक कलम चेंज और बैठे बैठे कंपनी को बोला कि भाई 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दो। मतलब शेयर होल्डर को, गरीबों को अभी भी 1 लाख रुपए पर 10%, मतलब कितने 10,000 रुपये मिल, सॉरी 10 लाख पर 1%, 10% मतलब कितना 1 लाख रुपये ही मिल रहा था। बट वो 1 लाख रुपए देने के लिए शेयर होल्डर को 20,555 रुपए किसको दो, गवर्नमेंट को। एंड इट इज बिलीव मी वेरी वेरी हैरेसिंग फॉर द, क्योंकि ये कौन सा पैसा है पता है तुम्हें, विच हैज ऑलरेडी बोन द टैक्स रेट ऑफ 30%। नेट प्रॉफिट 30% लेस करने के बाद में, मतलब जो प्रॉफिट ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, बस सिर्फ उसको अपने ओनर को देना है। तो ओनर को देने के लिए भी मसूल देना पड़ता है गवर्नमेंट को, और वो मसूल को भी उन्होंने पहले 15% था, फिर 15% को क्रॉस अप कर ये निकाल दिया। तो ये ऐसा है, अब वो जो भी है, क्या है, हम भारत के बेटे हैं तो ठीक है। बट इट वॉजंट वेलकम थिंग, because it was very much harassing for the mutual fund growth, equity growth in India, companies growth, corporate growth. So it was a demotivating move, क्योंकि जहाँ पर टैक्सेशन वाइप ऑफ किया जा रहा था इक्विटी पर, वहाँ पर ये प्रोविजन आया। उसके अलावा टैक्सेशन इक्विटी पर भी लेकर आया गया, विच वॉज नॉट अ वेलकम मूव, बट एनीवेज दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट इज देयर फॉर। एनीवेज
एक बार और बताएंगे मैडम, पहले सुन लेते हैं। तुम्हें ये वाला पार्ट समझ में आता है कि शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं? हाँ, ये बोली भाड़ में जाए, ये क्या ज्ञान बांट रहे सर, पहले एग्जाम को फोकस करते। तो शेयर कैपिटल 10 लाख समझ में आ रहा है बेटा, उसके ऊपर डिविडेंड 10%, ये बीओडी डिक्लेयर करती है बेटा, ये समझ आता है आपको? तो बीओडी ने डिक्लेयर किया 10%, तो बेटा 10 लाख पर 10% कितना है? 1 लाख मिलेगा, इतना ही बेटा। तो तेरी एंट्री क्या होगी? रिजर्व्स एंड सरप्लस टू डिविडेंड पेबल 1 लाख। बट ये 1 लाख रुपए देने के लिए तेरे को डीडीटी देना पड़ेगा। तो अब डीडीटी देने के लिए उसका कैलकुलेशन ये रहा। तो कितने रुपए दे रही है बेटा? 1 लाख दे रही, पता है तुझे? पहले क्या करते थे, 1 लाख पर 15% डायरेक्टली ले लेते थे। अब क्या करना है? 1 लाख पर 15% नहीं लेना है, 15% डिविडेंड दिया, मतलब 1 लाख 85% का शेयर। अब 85 कैसे आया? डीडीटी कितना है? 15% है ना, तो 1 लाख को ग्रॉसअप कर, अज्यूमिंग दैट ओनली 85% इज पेड। जो पे कर रही है ना वो 85% पे कर रही है, सो डिवाइड बाय 85% इंटू 15%, ये क्या मिला? 17,647, ये डीडीटी बेस लेवल। फिर उस पर क्या ऐड किया? सरचार्ज 12% 2118, और फिर आपका कितना है? 19,765, और उसमें सेस ऐड किया 4% 790, एंड देन यू गेट दिस आंसर। अब मॉड्यूल में प्रॉब्लम कहां है? इस 4% की जगह उन्होंने यूज किया 3%, दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। एक बार इसका क्वेश्चन कर लेंगे बेटा। मतलब ये क्वेश्चन की खास बात कैसी है बेटा, कि अगर एग्जाम में आ गया, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो जय माता दी। ये करना है क्या? ये नहीं करना है, ये सिर्फ बताया मैंने आपको, समझ रहने के लिए बताया सिर्फ, ये नहीं करना है। दिस इज द राइट, दिस इज अमेंडेड। और मॉड्यूल में कोई गलती नहीं है, मॉड्यूल ने भी ऐसे ही सॉल्व किया, बस ये 4 की जगह पे कितना हो गया? 3% है वहां पर, और तुमको पता है अभी सेस कितना हो गया? 4%, तो 4% के हिसाब से सॉल्व करना है। बट अगर एग्जामिनर ने बोला कि सेस 3% लो, तो भिड़ मत जाना, 3% ही लेके आना। नहीं नहीं चेंज हो गया है, 4% लूंगा मैं, ऐसा नहीं, जो एग्जामिनर बोल रहा है वो कर दियो। चलो अभी आएंगे क्या? प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 6। ये रहे हम क्वेश्चन नंबर 6 के पास। हाँ, ये रहा कंपनी एक्स लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 5th अप्रैल 2011, 15 है अपने यहां पर, डिविडेंड ऑफ 230 लाख टू इट्स शेयर होल्डर, कंप्यूट द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बेटा कितना बांटा डिविडेंड? 230 बांटा क्या? सो देख गुड़िया, अभी 230 मैं रफ में कर रहा हूं, 230 बांट दिया, बोला है ना, डिवाइड बाय 85% इंटू 15% करके बताओ। 230 डिवाइड बाय 85%, सो तुम्हारा आ रहा है 40.58। ये आया बेस डिविडेंड, बेसिक डीडीटी, हाँ या नहीं? अब इसमें ऐड क्या करेंगे? सरचार्ज। सो बेटा सरचार्ज कितना ऐड करना है? एट द रेट ऑफ 15%। ओ 12% में 40 गलती हो गई, हाँ। सो 40.58 इंटू 12%, it becomes 4.87। सो कितना आ जाएगा? 45.45। ओके, उसके बाद में क्या ऐड करना है? सेस।
कितना है बेटा सेस एट द रेट ऑफ 4%? 1.82, तो बेटा कितना आ जाएगा 45.45, 47.27। अब ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट है। मॉड्यूल का आंसर कहां से चेंज हो जाता मैं बताता हूं। यहां तक तो सेम है 45.45, मॉड्यूल उसके बाद में क्या लेती है 3%, और वो कितना आ जाएगा 1.3635, उसके बाद में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 46.8135 व्हाटएवर। तो एक बार आंसर चेक कर लेंगे क्या कि इन दोनों में फर्क किस वजह से है और क्या है। सो इंस्टीट्यूट के हिसाब से आंसर आना चाहिए 46.83 है ना, तो इधर हमने भी कितना लिखा 8135। अब ये 8135 में क्यों फर्क है, इधर देख लो, ये 4.88 लिया है, अपन ने कितना लिया है 4.87। अगर अपन भी 4.88 से करेंगे तो ये आंसर मैच हो जाएगा मॉड्यूल के साथ में। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एग्रीड। तो आप कौन सा फॉलो करोगे एग्जाम में, दिस, ये वाला तरीका, और ये कौन सा है मॉड्यूल। मॉड्यूल फॉलो करोगे क्या, नहीं, क्योंकि उसमें कितना लिखा हुआ है 3%, जबकि अब चेंज होकर कितना हो गया 4%। इज दैट ओके? चलो लिखकर खत्म करो ये। Have you all done? Yes. ए झंपुड़िया, अभी आगे बढ़े क्या? मेरे को लगता है इस बार एग्जाम में इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने देखा है मेरे ऑब्जर्वेशन में, फैकल्टीज ऑल्सो डोंट टेक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो गड़बड़ क्या हो जाती है कि आ गया अगर 4 मार्क के लिए तो ईजी है, बट पता नहीं रहेगा तो कैसे लिखेंगे कैसे, तो इसलिए ज़रूरी करके जाना। अब लिखते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग। अगर आपको याद होगा तो मैंने डिविडेंड का एक चार्ट बनाया था, वो चार्ट में हम कहां पर पहुंचे देखो। इक्विटी डिविडेंड मैंने पढ़ा दिया, डीडीटी मैंने पढ़ा दिया, अब ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट पढ़ाना है। अभी जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ये आपको ऑलरेडी आ जाएगा अगर आपको इक्विटी डिविडेंड पता है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड का बस लॉजिक इतना है कि डिविडेंड हैज टू बी पेड फर्स्ट, और उस केस में अगर क्यूमुलेटिव रहे तो पिछले साल नहीं दे पाए लॉस की वजह से तो इस साल देना पड़ेगा, बस उतना ही फर्क है। एंट्री विल रिमेन सेम। कैन आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ? ऑलराइट, सो राइट डाउन नाउ डिविडेंड इन केस ऑफ insufficient dividend in case of insufficient profit, dividend in case of insufficient profit। now insufficient profit में डिविडेंड देंगे कैसे, ये पहले क्वेश्चन आएगा। तो insufficient profit कब, करंट ईयर की इनकम कम है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं क्या बोल रहा हूं, जब ये था डिमोनेटाइजेशन, याद है अक्टूबर में हुआ था डिमोनेटाइजेशन, ऑलमोस्ट 8 तारीख को, 8 नवंबर, और दिवाली कब थी, पहले हो चुकी थी। हाँ, दिवाली बाद में थी पहले थी? दिवाली हो गई थी नहीं हो गई थी? आई डोंट नो, एज फार एज आई रिमेंबर दिवाली, हाँ नवंबर हुआ अक्टूबर हुआ, नवंबर को, हाँ तो दिवाली हो गई थी, यस। तो मेरी बात सुनो, क्या हुआ था, एक कंपनी ऐसी है कि जहां पर डिमोनेटाइजेशन इधर हुआ, डिमोनेटाइजेशन, उसके पहले उनका बिजनेस इतना नहीं चलता, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, बिल्डर ग्रुप है। तो इस बिल्डर ग्रुप ने दिवाली के वक्त जो कुछ भी सेल किए थे उनके एग्रीमेंट अभी तक होने बाकी थे, सिर्फ बुकिंग टोकन अमाउंट ले लिया था और बोला था कि कैश में ऐसा पैसा फलाना ढींगना, जो चलता था चल रहा था, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप बात को? हाँ,
सब अंदर की बातें, अंदर ही रहे तो अच्छा है। तो अब क्या हुआ कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, और डिमोनेटाइजेशन के बाद मार्च तक बैंड बज गई, मार्च तक बैंड बज गई। अब एक काम करते, एक बड़ा ग्रुप कोई भी, लेट्स टेक एन एग्जांपल कोलते पाटिल। अब कोलते पाटिल ये ग्रुप हमेशा प्रॉफिट कमाता है, और प्रॉफिट कमाकर क्या देता है? डिविडेंड। अब हुआ क्या, इस पर्टिकुलर ईयर में कोलते पाटिल डिड नॉट अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट। अब किया होगा उन्होंने अर्न, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। सफिशिएंट प्रॉफिट्स वर मिसिंग। ऐसा हो सकता है ना, एक आध साल कुछ तो एबनॉर्मल निकल गया, बट उनको अपनी मार्केट में रेप्यूट मेंटेन करने के लिए, और फ्यूचर में जब कभी भी पैसा लगेगा ओनर से, शेयर कैपिटल लगेगा, और तो अपने शेयर होल्डर रेडी रहने को चाहिए, तो डिविडेंड मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये आपको एफएम में पढ़ाया जाएगा। एक कंपनी से अपेक्षाएं होती है कि डिविडेंड देगी, है ना। सो अब बात क्या हुई कि 2016 में प्रॉफिट, 2017 में प्रॉफिट, 2018 में भी प्रॉफिट, 2019 में भी प्रॉफिट, बट इधर था 1 करोड़, इधर था 1.5 करोड़, इधर था 10 लाख, और इधर था वापिस से 1.3 CR। बोलने का तात्पर्य इस साल प्रॉफिट कम था, बट अगर मुझे डिविडेंड देना है तो ऐसा हो सकता है कि इस बार का प्रॉफिट कम है, तो मैं किसका प्रयोग करूंगा? पास्ट रिजर्व। मेरे बैलेंस शीट में जो पास्ट रिजर्व है उसका प्रयोग कर मैं डिविडेंड दूंगा। बट करंट ईयर का संपूर्ण प्रॉफिट आप डिविडेंड दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड देना है तो गवर्नमेंट की कुछ रोक है। क्योंकि बेटा जी पुराने प्रॉफिट से, मतलब करंट ईयर में हम पैसा नहीं कमा रहे, इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हम डिविडेंड दे पाए, और जब हम पास्ट के प्रॉफिट को यूटिलाइज कर रहे हैं तो हम कंपनी को और ढीली बना रहे हैं, हम कंपनी को और वीक कर रहे हैं। और जब कंपनी डूबती है ना, तो सिर्फ कंपनी नहीं डूबती, उससे जुड़े हुए सब लोग डूबते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। इसलिए डिविडेंड पास्ट प्रॉफिट में देने से पहले आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर ही डिविडेंड देना होगा। कितनी कंडीशन? 3। पहली कंडीशन ये है कि आपका जो एवरेज डिविडेंड रेट है पिछले 3 साल का, उसके ऊपर नहीं जा सकते आप। नालायको, ये मैंने नहीं, तुमने मुझे बताना चाहिए। कंपनी लॉ में पढ़ा होगा ना, द डिविडेंड ऑफ द पास्ट 3 years कैनॉट बी एक्सीडेड एट एन एवरेज। तो मतलब पास्ट में अगर तुम 12% दिए हो और अभी इस बार तुम बोल रहे हो 15%, नॉट अलाउड। हैव यू अंडरस्टूड? यस। सो पहला वाला कंडीशन रहा एवरेज डिविडेंड का, एवरेज डिविडेंड ऑफ पास्ट 3 years। सेकेंड कंडीशन, क्या बात है, जोरदार जोर, जो अमाउंट विड्रॉ करोगे फ्रॉम व्हाट? रिजर्व्स एंड सरप्लस, इट कैनॉट एक्सीड, नहीं मेरे हिसाब से 10% है, नहीं बचना चाहिए 15%। विड्रॉल 15% लिमिट है, 10% मैं सही हूं? तुम 15% बराबर बोल रहे हो। आफ्टर विड्रॉवल द बैलेंस ऑफ द फ्री रिजर्व शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल, ऐसा है। अभी मैं जो कंडीशन बता रहा हूं दूसरी है, वो तुम भी सही हो मैं भी सही हूं, सुनो, बट मैं कंडीशन दूसरी बता रहा हूं। जो फ्री रिजर्व विड्रॉन, फ्री रिजर्व टू बी विड्रॉन, विड्रॉन मतलब जो पेएबल है, विड्रॉन cannot be greater than 10% of what? Of, ये इंपॉर्टेंट है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। मतलब जो आपके पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व है उसका जो 10% है उतना विड्रॉ कर सकते हैं आप, उससे ज्यादा नहीं कर सकते फ्री रिजर्व में से। मतलब आपके धंधे में से कितनी रकम बाहर जा सकती है? 10% ऑफ द नेटवर्थ ओनर्स कैपिटल, बराबर है ना, लॉजिकल है, 10% से ऊपर नहीं जाने देंगे। तीसरी कंडीशन बहुत अच्छी है, यह है बैलेंस ऑफ फ्री रिजर्व, बैलेंस ऑफ फ्री रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉवल, विड्रॉल should not fall below, हाँ अब यहां पर क्या 15% should not fall below 15% of what? It is only paid up capital। मतलब पहली वाली कंडीशन एवरेज रिटर्न की, दूसरी वाली कंडीशन 10% विड्रॉ कर सकते ऑफ व्हाट? पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व। जो विड्रॉ करने के बाद बैलेंस रहेगा, इट शुड नॉट फॉल बिलो व्हाट? 15% ऑफ व्हाट?
paid up capital plus, sorry, only paid up capital. So third condition is only of paid up capital, second condition is of paid up capital plus free reserve and average dividend तो पिछले साल का. अब free reserve इसलिए इसका मीनिंग पता होना चाहिए. free reserve मतलब P&L अकाउंट जनरल रिजर्व, हाँ या ना? अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो. ठीक है, इसका रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5. तो आज कंपनी फाइनल अकाउंट खत्म कर देंगे आफ्टर द ब्रेक. ओके, सो आफ्टर द लंच लेट्स मीट अप. थैंक यू.